Assalamu alaikum बच्चों. My name is Sayyid Rahil Muzaffir and welcome to all of you to LMS by Speeder Group of Colleges. आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ 26 नंबर 26 और उसका नाम है सम मेजर इको सिस्टम्स. हम लोगों ने 7th या 8 के अंदर पाक स्टडी के अंदर ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं. कुछ हमने खित्ते पढ़े थे, जैसे ग्रास लैंड हमने इकोसिस्टम पढ़ा था, टंड्रा का इकोसिस्टम पढ़ा था, डेजर्ट का इकोसिस्टम पढ़ा था. तो ये उससे रिलेटेड ये चीज़ें और ज़्यादा डिटेल के अंदर हैं और कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें मौजूद हैं, ये सारी इसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है. सो इसके अंदर शुरू में कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा आती हैं, जैसे क्लाइमेट एंड वेदर. So now, what is weather? Weather refers to short-term fluctuation in temperature, humidity, cloud cover, wind and precipitation over periods of hours or days. कि वेदर क्या है कि टेम्परेचर में, दर्जा हरारत में, नमी में, क्लाउड के कवर में, विंड में जो प्रेसिपिटेशन होती है वेपर्स की, उनमें शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है, यानी चेंज होगी लेकिन थोड़ी देर के लिए होगी. और वो शॉर्ट टर्म चेंज जो है वो आवर्स के लिए भी हो सकती है और वो डेज़ के लिए भी हो सकती है. इसे हम बोलते हैं वेदर. जैसे हम कहते हैं कि बड़ा क्लाउडी वेदर हो रहा है या बड़ा हॉट वेदर हो रहा है, तो ये वेदर है. उसके मुकाबले में क्लाइमेट क्या है? इट रेफर्स टू ओवरऑल पैटर्न ऑफ वेदर दैट प्रिवेल फ्रॉम ईयर टू ईयर, इवन सेंचुरी टू सेंचुरी इन अ पर्टिकुलर रीजन. कि एक वेदर का जो ओवरऑल पैटर्न बनता है किसी भी एरिया में, एक साल से दूसरे साल तक, यानी पूरे एक साल के अंदर किसी भी एरिया में जो वेदर का ओवरऑल पैटर्न बनता है. जैसे पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर गर्मियाँ रहती हैं साल की ज़्यादातर हिस्से में, मौसम जो है वो गर्म रहता है. आप यूरोप में चले जाएं, वहाँ पे साल के ज़्यादातर हिस्से में ठंड रहती है. या आप साउथ पोल या नॉर्थ पोल पे चले जाएं जहाँ हर साल बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ सारा साल ही ठंड रहती है. ठीक है, तो ये वहाँ का क्या कहलाता है? क्लाइमेट. और ये सेंचुरी टू सेंचुरी रहता है, यानी सदियों के अंदर एक जगह पर ये एक प्रोसेस जो है वो बनेगा. तो ये दो डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी, क्योंकि हर साल पेपर में के अंदर इस चैप्टर से डेफिनेशंस को पूछा जाता है. अच्छा, फिर हमने इकोसिस्टम पढ़ने, दो ही इकोसिस्टम आपको पता है, एक एक्वेटिक है और एक जो अर्थ का या लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम है. एक्वेटिक या हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम ये बड़ा इकोसिस्टम है. ठीक है, क्योंकि इस सिस्टम में वाटर है और जहाँ पर लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक्सचेंज मटेरियल्स एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी आल्सो टेक प्लेस विद इन वाटर. कि वाटर में ही क्या होगा? मटेरियल ट्रांसफर होगा, लिविंग से नॉन लिविंग या नॉन लिविंग से लिविंग में एनर्जी भी इसी तरीके से ट्रांसफर होती है. अब सॉल्ट वाटर जो ओशन है, नमक वाले पानी के जो बड़े बड़े समंदर हैं, ओशन कहते हैं बाहर को बड़ा जो होता है. और दुनिया में 5 ओशंस हैं. इंडियन ओशन है, इसी तरीके से पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, और 2 ओशन हैं जो कि एक साउथ में है और एक नॉर्थ पोल की तरफ है. बाकी जो सीज़ हैं वो छोटे हैं, वो ज़्यादा हैं, साथ हैं पाकिस्तान में. जैसे पाकिस्तान को अरेबियन सी लगता है, इस तरह एक बाल्टिक सी है यूरोप वाली साइड पे. ठीक है, इसी तरह कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है, ये सारे सी कहलाते हैं. सो ये बड़े हैं इकोसिस्टम्स हैं. और ज़मीन का हम पढ़ चुके हैं, ये 71% एरिया कवर करते हैं. इसके मुकाबले में जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है वो मुश्किल से 1% से भी कम एरिया को पूरी दुनिया में कवर करते हैं. फ्रेश वाटर में जैसे नदी, नाले, दरिया, ये सब चीज़ें, झीलें वगैरह ये आ जाती हैं. अच्छा, अब हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम की यूनिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? नंबर 1 टेम्परेचर है, कि वहाँ पे जो टेम्परेचर चेंज है वो एयर के मुकाबले में स्लो है. तो आप ये कह सकते हो कि टेम्परेचर जो है ना वो एक स्पेसिफिक रेंज में रहता है, बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आता. जैसे इवन पाकिस्तान में आप ज़मीन पे देख लो, गर्मियों में 50 प्लस भी टेम्परेचर जाता है, सर्दियों में यहीं पर ही माइनस में भी चला जाता है टेम्परेचर. तो जो लैंड है, एयर है, उसमें जो चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो बहुत तेज़ी से होता है. वाटर में इसलिए कम होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल में एबिलिटी होती है कि वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आता, जिसकी वजह से टेम्परेचर वहाँ पर लाइफ को सपोर्ट करता है. फिर है जी बच्चों एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. लाइट एनर्जी से जो इकोसिस्टम है वाटर का, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, स्टोर करता है. और इवन जो पानी बिल्कुल क्लियर हो, उसके अंदर भी जो लाइट इंटेंसिटी है, ज़ाहिर है वो डिक्रीज तो होती है, लेकिन इवन 600 फीट आप पानी के नीचे चले जाएं, वहाँ भी इतनी लाइट ज़रूर पहुँचती है कि फोटोसेंसिस थोड़ी बहुत हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा फोटोसेंसिस नहीं होगी. यानी कि
ऑलमोस्ट 500 फीट तक लाइट की पेनिट्रेशन हो जाती है ताकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल सके। और 500 फीट सरफेस से नीचे बहुत ज़्यादा एरिया है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ एडजस्ट हो जाती हैं, लाइफ एडजस्ट हो जाती है। न्यूट्रेंट्स हैं, न्यूट्रेंट्स में होता ही है कि ज़ाहिर है न्यूट्रन अपर सरफेस से लोअर सरफेस पे जाते हैं, नीचे सेडिमेंट करना शुरू हो जाते हैं। और उसका फ़ायदा ये होता है कि जो लोअर लेवल पे वाटर के अंदर स्पीशीज़ रह रही है उनको ये फूड मिलना शुरू हो जाती है। फिर चौथा फीचर अबंडेंट वाटर है कि पानी आपको पता है एसेंशियल है लाइफ के लिए, रिक्वायरमेंट है लाइफ के लिए, तो अबंडेंटली मौजूद है, पानी की डिफिशियंसी नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पर ईजीली बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाते हैं। ये बुक की डायग्राम्स हैं, जैसे पोर्पोइसेस, ये मैमल का ग्रुप है जो डॉल्फिन की तरह का है, ये वेल है, ये फिश है ब्लू जैक, ये जी फाइटो प्लांक्टन वगैरह हैं। फाइटो प्लांक्टन आर ईटन बाय जू प्लांक्टन। प्लांक्टन बोलते हैं ड्रिफ्टिंग एनिमल्स को और ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिजम्स को। उसकी दो टाइप्स हैं, ड्रिफ्टिंग प्लांट्स और ड्रिफ्टिंग एनिमल्स। फाइटो प्लांक्टन ड्रिफ्टिंग प्लांट्स और जू प्लांक्टन ड्रिफ्टिंग एनिमल जो वाटर में होते हैं, ठीक है। फाइटो प्लांक्टन को जू प्लांक्टन कहा जाते हैं। और ये जू प्लांक्टन की एग्जांपल है कॉपकॉड, ये क्रस्टेशियंस हैं, स्मॉल क्रस्टेशियंस हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं। और इनमें जो स्पाइनी प्रोजेक्शंस हैं यानी कांटे की तरह के इनकी बॉडी पे पार्ट्स निकले हैं, ये इनको हेल्प आउट करते हैं, नीचे सिंक नहीं होने देते, इनको डूबने नहीं देते। और ये एल्गी वगैरह डायटोम्स वगैरह हैं, ये फोटोसिंथेटिक फाइटोप्लैंक्टन है, ये फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं और ऑर्गेनिज्म इनको ईट करके अपना गुजारा करते हैं। फिर जी प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब किसी भी इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी है उसको वो इंडिकेट होती है कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना यूज़ हो रहा है, ऑक्सीजन कितनी इवॉल्व हो रही है फोटोसिंथेसिस में। ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होगी, फूड बनेगी, और उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन वहाँ से इवॉल्व होगी। ये भी एक MCQ है, इसको आपने याद रखना है। अब जो इकोसिस्टम की, एक्वाटिक इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी है, वो दो चीज़ें वहाँ पे डिटरमिन करती हैं कि वहाँ पे लाइट कितनी पहुँच रही है, चूँकि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए, और वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कितने मौजूद हैं, ठीक है। और जो लाइट की इंटेंसिटी और क्वालिटी है वो ज़्यादा वाटर डेप्थ के साथ चेंज होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है ना, ज़्यादा सरफेस के करीब ज़्यादा होगी, नीचे जाते जाएंगे तो कम होती जाएगी। और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी आपको पता सीज़न के साथ चेंज होते रहते हैं, एक सीज़न में कुछ और न्यूट्रिएंट्स होंगे, अगले में कुछ और होंगे। और जो प्रोडक्टिविटी है वो भी जोन टू जोन, अभी हम जोन पढ़ेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वो भी चेंजेबल है। फिर है जी ये फ्रेश वाटर लेक्स का इकोसिस्टम है। अब आप देखो कि ये एक लेक है, झील है, इसमें 3 तरह के पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। पहला है लिटोरल जोन, उसके बाद है लिमनेटिक जोन, और सबसे आखिर में है प्रोफंडल जोन। लिटोरल जोन को बोलते हैं नियर शोर, जो साहिल के करीब है। वाटर यहाँ पे शैलो है, लाइट बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे लिटोरल जोन के जो प्लांट में हैं उनमें जो कम्युनिटीज़ में शामिल हैं वो बहुत डाइवर्स कम्युनिटी है प्लांट्स की। वाटर लिलीज हैं और कुछ ऐसे वास्कुलर प्लांट्स हैं जो कि मुकम्मल तौर पे एंटायरली सबमर्ज यानी कि अंदर पानी के अंदर धसे हुए होते हैं, मौजूद होते हैं। एल्गी वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं। और ये जो एंकर्ड प्लांट्स हैं, नहीं वो प्लांट जिनको पकड़ा हुआ है पानी के अंदर, अपनी जगह पे मेंटेन किया हुआ है, इन प्लांट्स के दरमियान माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिनको बोलते हैं प्लांक्टन। प्लांक्टन को दो ग्रुप्स हैं, फाइटोप्लांक्टन एंड जू प्लांक्टन। अब फाइटोप्लांक्टन में फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं, बैक्टीरिया है, एल्गी है। जू प्लांक्टन में प्रोटोजोआ, टाइनी क्रस्टेशियन है। ये अपने याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि MCQ है, शॉर्ट क्वेश्चन है। और जो लिटोरल जोन में इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं उनमें स्मॉल क्रस्टेशियंस आ जाते हैं, इंसेक्ट के लार्वा हैं, स्नेल्स हैं, फ्लैटवर्म्स हैं, हाइड्रा हैं। और वर्टिब्रेट्स में फ्रॉग्स हैं, एक्वेटिक स्नेक्स हैं और टर्टल हैं। यानी एक पूरा जोन बनता है जिसमें इनवर्टिब्रेट्स में और वर्टिब्रेट्स में। फिर लिम्फेटिक जोन थोड़ा सा नीचे की तरफ है। इस जोन में इतनी लाइट जरूर पहुंचते हैं कि यहाँ फोटोसिंथेसिस हो सके, और यहाँ पे भी फाइटोप्लांक्टन मौजूद होंगे चूँकि लाइट पहुंच रही है। इनमें साइनोबैक्टीरिया है जो कि प्रोड्यूसर्स का रोल प्ले करते हैं। और इन साइनोबैक्टीरिया को कौन खाते हैं? प्रोटोजोआ, स्मॉल क्रस्टेशियंस। और प्रोटोजोआ स्मॉल क्रस्टेशियंस को कौन खा जाते हैं? फिश खा जाते हैं। फिर सबसे आखिर में प्रोफंडल जोन, जहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं पहुंचती और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। इस जोन के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे फूड हासिल करेंगे कि अपर दोनों जोन से जो फूड बच रही है, जो डेब्रिस बच रहा है फूड का, वो नीचे गिरता जाएगा और इस जोन में इकट्ठा होता जाएगा, और फिर इस जोन के ऑर्गेनिजम्स इसको वहाँ से हासिल करना शुरू कर देंगे, खाना शुरू कर देंगे। इनके अंदर डिकम्पोजर्स हैं, यानी कि वो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करते हैं। डेट्राइटस फीडर्स आप फर्स्ट में पढ़ चुके हो, जो कि डेट्राइटस बोलते हैं जो मटेरियल बच जाता है, बचा कुचा, उसको जो खाते हैं।
वो डेट्राइडस फीडर है, जैसे स्नेल है, इंसेक्ट लार्वा है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, फिश वगैरह इस एरिया के अंदर मौजूद होते हैं। फिर है इंटरवेंशन ऑफ मैन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। अच्छा, मेरे दो क्वेश्चन हैं यहाँ पे, आपने दो चीज़ें सर्च करनी है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी लेक कौन सी है और दुनिया में सबसे बड़ी लेक कौन सी है। दो क्वेश्चन है, इसको ज़रूर गूगल पे सर्च कीजिएगा। फिर इक्वेटिक इकोसिस्टम के साथ इंसान की क्या इंटरवेंशन है, इंसान की एक्टिविटीज़ की वजह से वो किस तरीके से डैमेज हो रहा है। अब अभी देखें, इस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ये ज़मीन पे आप देखोगे पानी के अंदर ये हालांकि ये फाउंटेन का पानी है, यहाँ पे क्लियर वाटर होना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे घास उग गई और प्लांटेशन हो गई है, तो ये यूट्रिफिकेशन है। कोई इंसान की एक्टिविटीज़ की वजह से ये एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब हो रहा है। वो है क्या, वो देखते हैं। यूट्रिफिकेशन का मतलब क्या है? एडिक्वेट न्यूट्रिशन है, पानी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन पहुँच जाए। वो कह रहा है कि जो सेवेज है, वाटर सेवेज प्लांट्स हैं या सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और फीड लॉट्स, यानी ऐसी जगह जहाँ पे खुराक रखी जाती है ऑर्गेनिजम्स के लिए, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स कैरिड अवे होकर लेक्स में आ जाते हैं। ठीक है। और इवन आप सॉलिड वेस्ट को रिमूव भी कर दें तो जो इन एरिया से वाटर आ रहा है, यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो वाटर आ रहा है, उसमें क्या मौजूद है? फॉस्फेट एंड नाइट्रेट्स। ठीक है जी। अब फॉस्फेट वेस्ट प्रोडक्ट से आता है, नाइट्रेट डिटर्जेंट से आता है। अब जो रेन वाटर है, जब बारिश का पानी होगा तो वो क्या करेगा? फील्ड से फर्टिलाइजर्स को वॉश ऑफ करेगा, और वहाँ पर आपको पता है कैटल का वो जो डंग होता है, DUNG जिसको बोलते हैं, मैन्योर, जो यानी कि आप कह लें कि उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसे हम थापियाँ भी बोलते हैं, वो मौजूद है। वो रेन वाटर उसको वहाँ से मूव ऑन करा जाता है, और इस वाटर में जब ये मैन्योर वगैरह ऐड हो जाता है, फर्टिलाइजर्स ऐड हो जाते हैं, तो ये न्यूट्रेंट से रिच हो जाता है वाटर। ठीक है। अब ये जो एडेड न्यूट्रेंट्स हैं, फिर ये क्या करते हैं कि ये ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करा देते हैं ब्लू ग्रीन एल्जी की, और ब्लू ग्रीन एल्जी का एक स्कम बन जाता है, जैसे अभी हमने डायग्राम में देखा कि एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा बन जाएगा जिसमें इनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी लेक की सरफेस के ऊपर। अब उसका नुकसान क्या है? सरफेस पे तो ये ब्लू ग्रीन एल्जी आ गई, जो नीचे सबमर्ज प्लांट्स हैं उनको सनलाइट मिलना बंद हो जाएगी, उनकी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। अब ये जो प्लांट की डेड बॉडीज़ हैं, इनको बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं, ऑक्सीजन जो मौजूद है इसको वो यूटिलाइज करते हैं। जब ये यूटिलाइज करेंगे ऑक्सीजन, तो उस एरिया में जो फिश, स्नेल, इंसेक्ट हैं, लार्वा, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। जब उनकी डेथ होगी तो इनकी डिकेन बॉडीज़ को मज़ीद बैक्टीरिया ब्रेक करेंगे और ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, और जो बचे कुछ जानदार हैं उनको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी। ठीक है। अब ऑक्सीजन के बगैर भी समटाइम क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया रह जाते हैं, वो फाउल स्मेलिंग प्रोड्यूस करते हैं, बुरी गैस टाइप की एक चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। और हालांकि इस सिस्टम में न्यूट्रेंट्स हैं, लाइफ है, लेकिन इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऐसा लगता है स्मेल आ रही है। आपने भी गौर किया होगा कि आप कभी जाएँ किसी झील के पास या किसी पार्क में, पानी खड़ा हो तो आपको वहाँ से स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो एक्चुअली वहाँ पे यूट्रिफिकेशन हो रही होती है। ठीक है। अब इसमें जो ट्रॉपिक लेवल, जो फूड चेन के ट्रॉपिक लेवल्स हैं जिनमें फिश वगैरह हैं, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं, और सिर्फ क्या रह जाते हैं? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्जी। अब ये जो पानी है ये पीने के काबिल नहीं रहता, ये यूज़ करने के काबिल नहीं रहता। तो एक्चुअली क्या होता है कि न्यूट्रेंट्स के ज़्यादा होने से ब्लू ग्रीन एल्जी ज़्यादा ग्रो करती हैं। जब उनकी डेथ होती है तो बैक्टीरिया उनको डिग्रेड करते हैं। जब बैक्टीरिया, चूँकि अब बैक्टीरिया की तादाद नॉर्मल से ज़्यादा है, यानी वैसे तो हर एक्वेटिक इकोसिस्टम में नॉर्मल अमाउंट में बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्जी ज़्यादा होने की वजह से इनको डिकम्पोज करने के बैक्टीरिया भी ज़्यादा होंगे, वो ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे। अल्टीमेटली उस एरिया में जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उनकी डेथ होगी। फिर उनकी डेड बॉडीज़ भी ऐड हो जाएंगी, बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करेंगे और ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि वहाँ पे स्मेल आना शुरू हो जाएगी, और वो उस सिस्टम में नॉर्मल लाइफ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा।